हाय, आई एम दीक्षा तिवारी एंड दिस इज पैसिफिक लर्निंग। आज के इस सेशन में हम लोग साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके सीटेट या यूपी टेट के पेपर 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हैं, तो ये सेशन को देखना ना भूलिए। एग्जाम से पहले ये सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी, बहुत ही फ्रूटफुल साबित होगी। इससे पहले के सेशंस में हम लोगों ने साइंस के काफी टॉपिक्स कवर किए हैं, सीडीपी के भी थ्योरीज कवर किए हैं, साथ ही हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस ना देखे हों तो जरूर प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम आज का सेशन हम शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम फूड एंड न्यूट्रिशन पार्ट से कुछ क्वेश्चन को कवर करते हैं। इसके बाद और भी टॉपिक्स हैं, तो टॉपिक वाइज हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ये सेशन हम छोटा रखेंगे और जल्दी जल्दी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, बट कॉन्सेप्ट को भी साथ साथ में देखेंगे। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है अबाउट पर्नीशियस एनीमिया। तो एक होता है आपका एनीमिया, दूसरा होता है पर्नीशियस एनीमिया। तो दोनों के बारे में जानते हैं। एनीमिया यानी कि इसमें आपको वीकनेस का सामना करना पड़ता है, स्टेमिना कम हो जाती है आपकी, ठीक है, फैटिगनेस होता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है ब्लड में। तो अगर मैं फॉलिक एसिड की बात करूं यानी कि B9 की मैं बात करूं, तो B9 की कमी की वजह से, डेफिशिएंसी से हमें एनीमिया बीमारी होती है, ठीक है। और एक और हमारा विटामिन है B12, जिसकी कमी की वजह से पर्नीशियस एनीमिया होता है। तो बारी बारी से हम हर एक विटामिन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट है आपका विटामिन के। तो अगर आपके फूड में विटामिन के आप कम मात्रा में ले रहे हो या फिर नहीं ले रहे हो, तो जो चोट लगने पे ब्लड ब्लीडिंग होती है, ठीक है, उसके क्लॉटिंग में डिले होने लगेगा, ठीक है, काफी टाइम लगेगा क्लॉट होने में। नेक्स्ट है आपका विटामिन बी, जिसकी डिफिशियंसी में पर्नीशियस एनीमिया जैसी बीमारी होती है, यानी कि स्टेमिना में कमी, फैटिगनेस, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। इसका केमिकल नेम साइनोकोब्लामाइन भी है। साइनोकोब्लामाइन के साथ हम हाइड्रोक्सोकोब्लामाइन भी बोलते हैं इसे। तो ये भी एक है, कोबाल्ट मेटल होता है इसमें। तो ये हमें कौन कौन से फूड प्रोडक्ट खाएंगे कि इसकी डेफिशिएंसी हमें ना हो, तो वो है आपका एग, मीट, कर्ड, इन सारी चीजों में हमें B12 मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे आयरन की। तो आयरन हमारा एक मिनरल है, विटामिन नहीं है। तो मिनरल भी हमें कम मात्रा में ही सही, लेकिन बॉडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जैसे आयरन हो गया, आयोडीन हो गया, सोडियम पोटेशियम हो गए, तो इन सारे मेटल्स की हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। तो आयरन किस लिए इंपॉर्टेंट होता है? आयरन भी अगेन हीमोग्लोबिन ब्लड के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ब्लड में जो हीमोग्लोबिन बनता है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है आपका आयोडीन, ठीक है। तो आयोडीन आपका इंपॉर्टेंट होता है थायराइड ग्लैंड के लिए। जो एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगता है थायराइड ग्लैंड में, जिसको हम एक बीमारी का नाम से जानते हैं, गोइटर, ठीक है। तो ये उसको रोकने के काम आता है। अगर हम आयोडीन अपने फूड में कम मात्रा मिले, सॉल्ट में आयोडीन ना हो, तो गोइटर जैसी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट पर्नीशियस एनीमिया। साथ साथ में हमने 4 कॉन्सेप्ट भी पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मिनरल रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। अगेन अभी अभी जस्ट डिस्कस किया हमने थायराइड ग्लैंड के बारे में। तो ग्लैंड्स के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, ओके। तो थायराइड ग्लैंड की बात कर रहा है कि जो एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगता है, उसकी फंक्शनिंग के लिए जो भी कंट्रोल करता है इसकी फंक्शनिंग को, वो कौन सा मिनरल है, कौन सा मिनरल इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो जस्ट हमने अभी आयोडीन के बारे में पढ़ा, तो यहाँ पे आंसर तो क्लियर है, बट बाकी भी हम यहाँ पे चीजें डिस्कस कर लेते हैं। आपका एक है कैल्शियम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका मिनरल है, जो कि आपके बोन्स वगैरह के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बोन्स हो गया, टीथ हो गया, इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। नेक्स्ट है आपका आयरन। आयरन के बारे में अभी अभी डिस्कस किया हमने, हीमोग्लोबिन ब्लड के लिए इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है आपका पोटेशियम। तो पोटेशियम और सोडियम भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके मिनरल हैं, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं बॉडी में जो आपका फ्लूइड्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, और मसल कॉन्ट्रैक्शन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं स्लाइड की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राधिका's गम, यानी कि मसूड़ों की बात कर रहे हैं, ठीक है। राधिका's गम आर ऑफन ब्लीडिंग एंड हर वुंड्स आर टेकिंग लॉन्गर टाइम टू हील, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में हम देखें क्या पूछ रहा है कि राधिका का जो मसूड़े हैं, ठीक है, उसमें से बहुत ज्यादा ब्लड आता है, और उसके जो भी चोट लगी हुई है, ठीक है, वो जल्दी हील नहीं करता। तो हम फर्स्ट चीज को इंपॉर्टेंट मान के चलते हैं यहाँ पे, शी हैज डेफिशिएंसी ऑफ, उसको कौन सी बीमारी है। बारी बारी से एक एक चीजों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करें विटामिन ए, विटामिन डी के बारे में। तो विटामिन डी जो होता है
वो बोन्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसका केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल भी बोलते हैं। तो ये तो आंसर नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका विटामिन सी, जो कि इम्यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ जो विटामिन सी होता है वो आपका स्कर्वी जैसी बीमारी होती है अगर आप विटामिन सी नहीं खाते हो, जिसमें आपके मसूड़ों से ब्लड आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राधिका को डेफिशिएंसी है वो विटामिन सी की ही डेफिशिएंसी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया विटामिन सी। अब बात कर ले कि विटामिन सी जो है वो हमें किन फ्रूट्स में या फूड प्रोडक्ट में मिलता है। तो जो भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, ठीक है, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, इन सब में हमें कौन सा विटामिन मिलता है, वो होता है विटामिन सी। इसका केमिकल नेम है आपका एस्कॉर्बिक एसिड, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, इसे भी आप याद कीजिए। नेक्स्ट विटामिन के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और विटामिन ए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए जो होता है इसकी डेफिशिएंसी में आपको नाइट ब्लाइंडनेस का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, इसका केमिकल नेम रेटिनॉल होता है, ठीक। और विटामिन के का जो आपका केमिकल नेम होता है वो फाइलोक्विनोन होता है। तो आप इस नाम के साथ साथ इसके केमिकल नेम भी जरूर याद रखिए। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, अधिकतर बार तो एस्कॉर्बिक एसिड ही पूछा है कि किसका केमिकल नेम है, तो वो होता है विटामिन सी का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मिनरल रिक्वायर्ड इन द राइट अमाउंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल, ठीक है। मसल कॉन्ट्रैक्शन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब मसल रिलेटेड है आपका नर्व सिस्टम से, ठीक। तो उसके लिए जो इंपॉर्टेंट फ्लूइड होते हैं, पहले बारी बारी से हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका आयरन एंड आयोडीन। मैं ऑलरेडी आयरन का फंक्शन और आयोडीन का फंक्शन आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। नॉर्मल ग्रोथ ऑफ जो भी उसको कंट्रोल करना, थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करना, उसके ग्रोथ को कंट्रोल करना, उसके फंक्शन को कंट्रोल करना, आयोडीन करता है। आयरन आपका हीमोग्लोबिन और ब्लड के लिए इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है कैल्शियम, आपका बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। फिर आपका फ्लोरीन है, आयोडीन है। आयोडीन के बारे में पढ़ा हमने, गोइटर जैसी डेफिशिएंसी से बचाता है। फ्लोरीन जो होता है वो टूथ डी के से बराबर मात्रा में लेने से टूथ डी के बचाता है, यानी कि दांत को सड़ने से बचाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सोडियम एंड पोटेशियम। सो द आंसर इज सोडियम एंड पोटेशियम। जो फंक्शनिंग होती है आपकी मसल की, जैसे पहले के क्वेश्चन में हमने अभी डिस्कस किया था कि मसल के लिए या फिर जो भी आपके बॉडी में फ्लूइड है उसको बैलेंस करने के लिए कौन से मिनरल्स की जरूरत होती है, तो वो होते हैं आपके सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विटामिन दैट आर सॉल्युबल इन वाटर। तो दो तरह के आपके विटामिन होते हैं, एक होता है आपका सॉल्युबल इन वाटर और दूसरा होता है फैट सॉल्युबल, ठीक है। तो बारी बारी से दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले हम ऑप्शंस देख लेते हैं, फिर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है ए एंड ई, सेकेंड है आपका सी एंड डी, थर्ड है बी एंड सी, एंड फोर्थ है डी एंड के। तो हम अगर बात करें सबसे पहले वाटर सॉल्युबल की, ठीक है। तो जो दो यहाँ पे आपके विटामिन होते हैं, एक होता है बी एंड एक होता है सी, ठीक है। बी और सी जो होते हैं आपके, ये होते हैं आपके वाटर सॉल्युबल। तो यहाँ तो आंसर आपका ये थर्ड ऑप्शन हो गया। साथ ही आप एक और चीज याद कीजिए कि फैट सॉल्युबल कौन से आपके विटामिन होते हैं, वो होते हैं आपके ए, डी, ई और के, ठीक है। ई भी होता है और के भी होता है आपका फैट सॉल्युबल। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन है, और सेकंड तो नहीं, ये फर्स्ट और लास्ट वाले तो आपके फैट सॉल्युबल हो गए। तो यहाँ पे भी हमने दो कॉन्सेप्ट देखा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये बहुत ही कॉमन से क्वेश्चंस हैं जो काफी बार पूछे जाते हैं, बट ये कॉमन होते हुए भी काफी बार बच्चों के गलत हो जाते हैं, तो हमें इसका ध्यान रखना है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल प्रिजर्वेटिव। अब व्हाट इज प्रिजर्वेटिव? तो हमने सबसे पहले प्रिजर्वेशन ऑफ फूड क्यों करते हैं? फूड को स्टेल होने से बचाने के लिए, सड़ने से बचाने के लिए, या फिर फूड हम ज्यादा दिन तक यूज कर पाए, कोई भी फूड मटेरियल जो है, ठीक है, हम प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं। कई सारे ऐसे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो आपके नेचुरल होते हैं, कई ऐसे प्रिजर्वेटिव होते हैं जो केमिकली ट्रीट किए जाते हैं फूड को, ताकि वो काफी दिन तक रहे। फॉर एग्जाम्पल लेज और कुरकुरे जो हम खाते हैं पैकेट्स में, वो काफी दिन तक दुकानों पर रहता है तो भी खराब नहीं होता, सड़ता नहीं है, ठीक है, और हम उसे खाते हैं। वो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज उसमें प्रिजर्वेटिव्स का यूज किया गया है फूड को सड़ने से बचाने के लिए, ताकि उसका स्टोरेज काफी दिन तक आराम से हार्मफुल चीजों से बचे रहे वो, ठीक है। तो कुछ नेचुरल होते हैं आपके, जैसे शुगर हो गया, ऑयल हो गया, सॉल्ट हो गया। कुछ आपके केमिकल होते हैं, ठीक है। तो केमिकल प्रिजर्वेटिव्स में आपका एक बहुत फेमस प्रिजर्वेटिव है सोडियम, आपका एक है बेंजोएट, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका वो है आपका
4, बिकॉज बाकी सब तो आपका कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, सॉल्ट है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिड है। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है। जो आपका सोडियम बेंजोएट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल प्रिजर्वेटिव, ये भी आप याद रखिए, ठीक। दूसरी चीज, प्रिजर्वेशन में जब हम फूड वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने एक और रिएक्शन पढ़ा था, रिएक्शन नहीं, एक प्रोसेस पढ़ा था कि मिल्क को हम कैसे प्रिजर्व करते हैं। मिल्क का भी पैकेट आता है और उसे हम यूज करते हैं, और वो फटता भी नहीं है, खराब नहीं होता मिल्क। तो ये कैसे होता है आपका, तो वो प्रोसेस का नाम है आपका पेस्चराइजेशन, और इसकी खोज की थी लुइस पेस्चर ने, ठीक है। तो वो वाला प्रोसेस भी आप वीडियो में अच्छे से देख लीजिएगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच विटामिन प्रोटेक्ट्स आवर आईज। ओके, आईज की बात कर रहा है, और किससे प्रोटेक्ट करता है, इन्फेक्शन से, ठीक है। तो आईज स्किन को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने का काम कौन से विटामिन का होता है। तो अगर आपने कुछ फैक्ट्स जो मैंने आपको लिखवाए थे विटामिन वाले वीडियो में, अगर आपको वो याद होगा या फिर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने पहले से ये पढ़ रखा है, तो आपको ये करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो बारी बारी से हम देख लेते हैं। सबसे पहला है विटामिन ए, जो कि आपकी इसकी डेफिशिएंसी में नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है, रतौंधी होती है, रात में नहीं दिखता है। विटामिन सी से हमें स्कर्वी होती है, अगर विटामिन सी नहीं अपने फूड में हम ले रहे हैं तो, यानी कि आपके गम से ब्लीडिंग होने लगेगी। सी है आपका विटामिन बी, फॉलिक एसिड, B9 और B12 के बारे में हमने अभी अभी पढ़ा था, एनीमिया से रिलेटेड। देन है विटामिन डी, जो कि आपके बोन्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका विटामिन ए है, इसको कॉन्सेप्ट बना के अपने दिमाग में रख लीजिए कि विटामिन ए को हम एंटी इन्फेक्शन भी कहते हैं, यानी इन्फेक्शन का दुश्मन होता है। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे विटामिन ए। ओके, तो विटामिन ए जो होता है वो हमें इन्फेक्शन से भी बचाने का काम करता है। इसका केमिकल नेम रेटिनॉल है, तो इसे भी याद कीजिए। और ये हमें कहाँ, हरी सब्जियों में, कैरेट में, इन सब चीजों में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, डाइटरी फाइबर के बारे में। तो डाइटरी फाइबर, पहले तो हम जान लें डाइटरी फाइबर का काम क्या होता है। जो डाइटरी फाइबर होते हैं वो आपके एक्चुअली में फाइबर्स ही हैं, जो हम फूड प्रोडक्ट या फिर फ्रूट्स वगैरह में जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है वो हम खाते हैं, तो वो हमारे खाने के साथ चला जाता है। अब एक एक फाइबर को हम अलग तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो हमारे डाइजेशन में शामिल होता है। और जो डाइटरी फाइबर होता है वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होता, वो हमारी बल्कि बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारा डाइजेशन प्रोसेस जो है उसको फास्टर बनाता है, ठीक है, वाटर को एब्जॉर्ब करके डाइजेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो फाइबर्स यानी डाइटरी फाइबर्स लेना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है आपके डाइजेशन में, बट इनडायरेक्ट वे में ये काफी हेल्प करता है। तो इसको और क्या कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड रफेज, एक तो ये है। दूसरा प्रोटीन का बना होता है। तीसरा एसेंशियल फॉर ग्रोथ है। और लास्ट नन ऑफ द अबव। तो ग्रोथ के लिए तो इंपॉर्टेंट आपका प्रोटीन होता है ना, बॉडी बिल्डिंग आपके फूड्स जो होते हैं वो प्रोटीन वाले होते हैं। मेड अप ऑफ प्रोटीन, तो यहाँ पे प्रोटीन का तो होता नहीं है, फाइबर, ठीक है, फाइबर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये आपका कहलाता है रफेज, ठीक है। प्लांट मटेरियल में फाइबर्स जो होते हैं वो हम खाते हैं, तो इसको हम रफेज भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर है आपका रफेज, जो कि आपके डाइजेशन प्रोसेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन विच इज एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम भी रिलेटेड होता है आपके बोन से, एंड विटामिन डी भी आपका रिलेटेड होता है बोन से। अगर आपने विटामिन डी अपने फूड में नहीं लिया, ठीक है, बच्चों की बात कर रहे हैं, तो वहां पे बोन जो होते हैं बहुत ज्यादा लचीले हो जाते हैं, फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, और उनकी जो होता है बहुत जल्दी टूट जाते हैं, है ना। थोड़ा भी एक्सीडेंट हुआ तो बोन्स की स्ट्रेंथ जो होगी वो बहुत ज्यादा कम हो गया रहेगा, और काफी जल्दी वो फ्रैक्चर हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे विटामिन सी के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्कर्वी से रिलेटेड। एस्कॉर्बिक एसिड इसका केमिकल नेम है। विटामिन डी, इसका आपका केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल है, ठीक है। यहाँ पे आंसर आपका जो हो जाएगा वो विटामिन डी हो जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट होता है आपके कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है, ताकि आपका बोन जो हो वो स्ट्रांग हो। नेक्स्ट है आपका विटामिन ई। विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है, ठीक है, सनलाइट वगैरह से हमें विटामिन डी मिलता है। विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई का जो केमिकल नेम है वो टोकोफेरॉल होता है, ठीक है, और इससे रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर आता है। नेक्स्ट है विटामिन के, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, क्लॉटिंग वाली बात, ठीक है, उसमें डिले होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, केमिकल यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन गिवन फूड आइटम। अब हमने काफी टेस्ट देखे थे, कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट देखा था, प्रोटीन का टेस्ट देखा था, ठीक है, तो और फैट का टेस्ट देखा था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर वीडियो को विजिट कीजिए, बहुत छोटे छोटे वीडियो हैं, आप आराम से उसको फास्ट पे करके भी सीटेट के एग्जाम से जस्ट पहले आप अपना क्विक रिवीजन कर सकते हैं पूरी प्लेलिस्ट को देख करके। तो यहाँ पे हम बात करें स्टार्च का, जो हम टेस्ट करते हैं वो किससे करते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहला है कॉपर सल्फेट, सेकंड है डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन, थर्ड है आपका कॉस्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, और लास्ट है शुगर सोल्यूशन। ठीक है, तो शुगर सोल्यूशन तो ऐसे ही गलत हो गया, किसी टेस्ट में हम यूज नहीं करते। यहाँ पे इन तीनों में हम कंफ्यूज हो सकते हैं, बट हमने कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट जब पढ़ा था तो हमने देखा था वहां पे आपका डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन हम यूज करते हैं, ब्लू ब्लैक कलर आ जाता है उसकी वजह से। ठीक है, तो आयोडीन सोल्यूशन का हम इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा आयोडीन सोल्यूशन, डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन टू टेस्ट स्टार्च इन द फूड। ठीक, पोटैटो में, इन सब में हमें स्टार्च मिलता है, इसका टेस्ट हम कैसे कर सकते हैं, आयोडीन से कर सकते हैं। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपका 10 क्वेश्चन जो है फूड एंड न्यूट्रिशन से इंपॉर्टेंट वन जो भी आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं वो वही क्वेश्चन हैं, थोड़ा इधर उधर करके है बस। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है या इनडायरेक्ट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही है, ये उसी के बिहाफ पर है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज डैश एंड सल्फर डाइऑक्साइड इज डैश इन नेचर। ठीक है, तो इसका नेचर आपसे पूछ रहा है, तो बारी बारी पहले डिस्कस करते हैं। जो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है यानी कि ये है आपका मेटेलिक ऑक्साइड, और जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है ये आपका नॉन मेटेलिक है, बिकॉज सल्फर आपका होता है नॉन मेटेलिक। तो हमने पहले ही पढ़ा था जो आपके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो आपके एसिडिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, जब एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पढ़ रहे थे तभी हमने ये कॉन्सेप्ट देखा था। इसमें हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था जिसमें एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है हमें प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी कोई जैसे SO2 है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, वो किसी बेस के साथ अगर रिएक्ट करेगा, बेस हम ले लें कोई हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, तो उसके साथ रिएक्ट करके वो क्या देगा, सॉल्ट देगा और साथ में वाटर देगा। ठीक है, सॉल्ट देगा और साथ में वाटर दे देगा, तो इसीलिए इसका जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है। सेकेंड थिंग है, जो आपके मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो आपके बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, बेसिक इन नेचर यानी कि जब मेटेलिक ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो अगेन हमें सॉल्ट और वाटर मिल जाता है जिससे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दे रहा है और बेस की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, दैट्स वाई ये बेसिक इन नेचर है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट में बेसिक हो जाएगा, सेकंड में एसिडिक, तो आपका ये सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन कि फर्स्ट बेसिक है और सेकंड एसिडिक है। न्यूट्रल वो चीजें होती हैं जो ना एसिड कैरेक्टर में आती हैं ना बेस कैरेक्टर में आती हैं, जिनका पीएच आपका क्या होता है, 7। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर, वाटर की बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट है आपका एक और टर्म है एम्फोटेरिक, जिसमें दोनों प्रॉपर्टी होती है, एसिड की भी बेस की भी, जो कि आपका होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। व्हेन डैश इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट HCl, यानी कि एसिड के साथ ट्रीट करा रहे हैं, नीचे कुछ कंपाउंड दिए हैं उनमें से, अ गैस इज इवॉल्व, एक गैस निकलती है। ठीक है, when this compound is treated with dilute HCl, a gas is evolved with brisk effervescence। ठीक है, brisk effervescence आता है, एंड ये क्या करता है, इसकी क्या क्वालिटी है कि वो गैस अगर मैं लाइम वाटर से गुजारूं तो वो लाइम वाटर को मिल्की बना देती है, क्लाउडी बना देती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक हिंट मिल गया, आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी गैस है जो लाइम वाटर से गुजरती है, पास होती है तो लाइम वाटर क्लाउडी हो जाता है, वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, दूसरी एक और गैस है आपका, जो आपका जो फ्लेम होता है, अगर टेस्ट ट्यूब में अगर वो गैस है, उसके ऊपर से हम फ्लेम को गुजारते हैं, माचिस जलाते हैं, तो वो जो फ्लेम है वो पॉप साउंड के साथ बुझ जाएगी, यानी कि वहां पे क्या है, हाइड्रोजन गैस है, बट यहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, तो हमें आइडिया तो मिल गया कि कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। तो एक कंपोनेंट है आपका HCl और दूसरा कंपोनेंट है, सबसे पहले फर्स्ट है आपका HCl। ठीक है, तो एक तो आपका रिएक्टेंट HCl हो गया, दूसरा इनमें से कौन सा होगा, फर्स्ट है आपका मेटल कार्बोनेट, सेकंड है सल्फाइड, थर्ड है नाइट्रेट और फोर्थ है क्लोराइड। आपको यहीं से आइडिया लग जाना चाहिए। फर्स्ट है आपका कार्बोनेट, सेकंड है सल्फाइड, थर्ड है नाइट्रेट और एक है क्लोराइड। किसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलने के चांस हैं, सल्फाइड, यहाँ तो सल्फर है, नाइट्रेट यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, क्लोराइड यहाँ पे तो क्लोरीन है। तो कुल मिला के जो फर्स्ट है हमारा ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सारी ये जो है आपके, ये HCl के साथ जब रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया, मैंने ये आपको एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में पढ़ाया था। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हो गया आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिस इज ऑल्सो नोन एज बेकिंग सोडा। ठीक है, सॉरी, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, इन सबको आपको एकदम रट के रखना है, ये बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए आपका। ठीक, तो बात करते हैं, तो एक तो होता है बेकिंग सोडा, एक होता है वॉशिंग सोडा, एक होता है कॉस्टिक सोडा।
तो ये तीनों के आपको फॉर्मूले तो याद रखना है आपको। बेकिंग सबसे पहले हम कॉस्टिक सोडा की बात कर लें तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, बेस है वो, उसको कॉस्टिक सोडा कहा जाता है। नेक्स्ट एक होता है आपका सोडियम कार्बोनेट, तो कंफ्यूज होते हैं इसी में। सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो आपका वॉशिंग सोडा होता है, ठीक है, उसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 10 जुड़े होते हैं। बेकिंग सोडा जो होता है वो आपका कौन है, देखिए सोडियम कार्बोनेट तो ऐसे ही हट गया, इसको हम क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा कहते हैं, अलॉन्ग विद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये आपका करेक्ट आंसर है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। तो ये आपका बेकिंग सोडा कहलाता है। अब इसका काम क्या होता है, जो आपके बेकर्स होते हैं या फिर जो बेकरी इंडस्ट्री होती है, वहां पे चीजों को स्पॉन्जी बनाने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए, केक को, इन सबको बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। एक तो ठीक है, बेकिंग पाउडर के रूप में यूज करते हैं हम, जो पकौड़े वगैरह बनते हैं क्रिस्पी होते हैं, इसी की वजह से होते हैं, ठीक। और नेक्स्ट है, इसको फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज किया जाता है, बिकॉज इससे क्या निकलता है, इससे CO2 निकलता है। अगेन ये जब हीट होता है तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जिसकी वजह से आपका जो ब्रेड वगैरह है वो आपका स्पॉन्जी स्ट्रक्चर प्राप्त करता है। तो यहाँ पे ये आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम। एसिड प्रेजेंट इन स्पिनच ऑल्सो यूज टू रिमूव इंक स्टेन। इंक हटाने के, इंक का जो धब्बा लग जाता है कपड़ों में, उसको हटाने के लिए इस एसिड का यूज करते हैं, ठीक है। और अगेन ये स्पिनच में मिलता है। तो अगर आपको न्यूट्रिएंट वाला चैप्टर आपने पढ़ा है तो आपको फूड के जो सोर्सेज हैं उसके बारे में अच्छे से पता होगा। तो टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड आपकी इमली में मिलती है, टैमरिंड में मिलती है। एस्कॉर्बिक एसिड, ये आपका केमिकल नेम है विटामिन सी का, ठीक है, ये सिट्रस फ्रूट में मिलता है। फिर है आपका ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड आपका मिलता है स्पिनच में। स्पिनच के साथ साथ आप यहाँ पे टोमेटो भी लिख दीजिए, दोनों है आपका, स्पिनच और टोमेटो दोनों में आपको ऑक्जेलिक मिलता है। लेकिन यहाँ से आपसे पूछा था कि इंक को रिमूव करने के भी काम आता है, इंक स्टेन को, तो ये भी आप कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए। नेक्स्ट है एसिटिक एसिड, तो हमें मालूम है विनेगर वगैरह में एसिटिक एसिड मिलता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज कलरलेस इन एसिडिक मीडियम एंड पिंक इन बेसिक। अब इंडिकेटर की बात करें, इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर, सबसे पहले ये जानिए, जो इंडिकेटर्स होते हैं जैसे लिटमस हो गया, लिटमस पेपर हो गया, दूसरा हो गया आपका फिनोल्फिलीन, फिर हो गया आपका मिथाइल रेड, मिथाइल ऑरेंज, और यूज करते हैं हम ये सारी चीजें, ठीक है। चाइना रोज हो गया, टर्मरिक हो गया, ये सारी चीजें इंडिकेटर होती है। ये केवल बताएंगी कि कौन एसिड है, कौन सा मटेरियल, और कौन सा जो सोल्यूशन है या फिर मटेरियल है वो बेस है, ठीक है। ये केवल आपको बताती हैं कि एसिड है या बेस है, लेकिन ये नहीं बताती हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, उनके स्ट्रेंथ को नहीं बताती, ठीक है। तो इसका काम कौन करता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो कि हम पीएच कहते हैं, है ना, पोटेंस, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, कितना कंसेंट्रेशन है हाइड्रोजन का। तो वो एक स्केल हमने पढ़ा था, है ना। छोटा नंबर होता है तो वो एसिडिक होता है, यानी कि 7 से पहले वाले एसिड होते हैं, 7 वाले न्यूट्रल होते हैं, और 7 से बाद वाले बेसिक होते हैं। तो यहाँ हम देख लेते हैं क्या होता है आपका। तो सबसे पहले मिथाइल रेड, मिथाइल रेड जो होता है वो एसिडिक मीडियम में आपको रेड कलर देता है, और जो बेसिक मीडियम है उसमें येलो कलर देता है, ठीक है, ऑरेंज की तरह। नेक्स्ट है आपका लिटमस। तो लिटमस जो है आपका, दो तरीके के लिटमस पेपर हैं, एक ब्लू लिटमस पेपर और एक रेड लिटमस पेपर। तो जो आपका रेड होता है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है अगर जो भी आपका मीडिया है वो अगर बेस हुआ तो, और वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाता है अगर वो मीडिया क्या है, एसिड है तो, ठीक है। तो यहाँ तो हमें कलरलेस वाली चीज मिली नहीं। थर्ड ऑप्शन है फिनोल्फिलीन, जो कि आपका पिंक कलर देता है बेस के साथ, और कलरलेस रहता है, कोई कलर नहीं देता एसिड के साथ, ठीक है। तो एसिड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है ये, तो हमारा आंसर हो जाएगा फिनोल्फिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ दिस टॉपिक, एसिड बेस एंड सॉल्ट। इफ वी बर्न मैग्नीशियम रिबन, यानी कि हम बर्न कर रहे हैं मैग्नीशियम रिबन को, और फिर उसको वाटर में डिसॉल्व कर दे रहे हैं, देन डिसॉल्व इट इन वाटर एंड देन पोर ड्रॉप्स ऑफ इट ऑन डिफरेंट लिटमस, यानी कि दो लिटमस है हमारे पास, एक ब्लू लिटमस है और एक रेड लिटमस है। तो ये रहा हमारा रेड लिटमस, ओके, और ये रहा हमारा ब्लू लिटमस। हमने सबसे पहले क्या लिया वो तैयार करते हैं। आपका मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम को बर्न किया, यानी मैग्नीशियम, हमने मैग्नीशियम रिबन के बारे में पढ़ा है, वहां पे बर्न किया तो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में वो बर्न हुआ होगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जैसी चीज ऑक्साइड हुआ होगा वो, ठीक है। इसको हमने क्या किया, वाटर में मिक्स कर दिया, डिसॉल्व कर दिया। तो यहाँ पे हमें वाटर के साथ मिक्स कर रहे हैं, हम H2O के साथ मिक्स कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये किस फॉर्म में हो जाएगा, पहले तो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, यानी कि ये मेटेलिक ऑक्साइड है, तो ये बेस की तरह ऐसे ही वर्क कर रहा है। वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो यहाँ हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, ये बेस की तरह वर्क करेगा। तो बेस की क्या प्रॉपर्टी होती है, हमने अभी अभी देखा कि जो बेस होता है आपका, उसमें रेड लिटमस कन्वर्ट हो जाता है ब्लू में। जो आपका बेस होता है, बेस और एक होता है एसिड, ठीक है।
तो आपका जो बेस है वो रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में, और जो आपका एसिड होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर देता है रेड में। ठीक है, तो ये दो चीज हो गई, ये आपको पता होगा, बी से ब्लू ऐसे याद रखते हैं, बी से बेस, बी से ब्लू, तो बेस में हमें ब्लू कलर मिलता है, एसिड में हमें रेड कलर मिलता है। तो ये पूछ रहा है कि रेड और ब्लू लिटमस का क्या होगा, तो ये तो है हमारा जो हमें प्रोडक्ट मिला है वो बेस है, तो यानी रेड लिटमस को ये कन्वर्ट कर देगा ब्लू में, और ब्लू लिटमस को ये कन्वर्ट नहीं करेगा, वो ब्लू ही रहेगा, बिकॉज वो बेस है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट है आपका ब्लू लिटमस टर्न रेड। ब्लू लिटमस रेड तब होता है जब एसिड मिलाया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपका बेस है, तो ये तो ऑप्शन आपका वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रेड लिटमस रिमेन रेड एंड ब्लू लिटमस रिमेन टर्न रेड, तो ये भी गलत हो गया। अभी अभी हमने देखा ब्लू ब्लू जो है आपका वो रेड में तब कन्वर्ट होगा जब आपका एसिड है। नेक्स्ट है ब्लू जो है वो ब्लू ही रहेगा और रेड आपका टर्न हो जाएगा ब्लू में, तो बिल्कुल सही, ये बेस है तो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा और ब्लू पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो आंसर इज थर्ड वन। लास्ट है आपका नन ऑफ द अबव, ठीक है, वो ऑप्शन में शामिल ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम, तो क्वेश्चन नंबर 7 है विच वन इज करेक्ट, तो ये है आपका एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑन पीएच स्केल। तो सबसे पहले एक पीएच स्केल हम बनाएं जिसके सेंटर में आपका होता है 7 नंबर। ठीक है, इधर आपका 1 0 0 से शुरू होता है 14 तक, यहाँ पे 14 है। तो जब हम इस साइड रहते हैं, यानी कि जब 0 की ओर जाते हैं, 7 से कम की ओर जाते हैं, तो ये होता है आपका एसिडिक मीडियम। ओके, और जब हम 7 से बाहर की ओर जाते हैं तो ये होता है आपका बेसिक मीडियम। यानी आप देखिए जितना ज्यादा हम इस ओर बढ़ेंगे, यानी राइट साइड बढ़ेंगे, 14 की ओर जाएंगे, हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, और जितना ही हम कम नंबर की ओर जाएंगे, पीएच में हमारा जितना कम नंबर है, यानी कि वो स्ट्रॉन्गर एसिड की ओर जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज हो गई। तो देखते हैं क्या चीज है, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन नंबर। अभी हमने देखा पीएच में जब नंबर बढ़ता है तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, ना कि एसिडिक कैरेक्टर, तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस कब, इंक्रीज इन नंबर, तो ठीक बात है, ये बात सही लग रही है कि बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है जब नंबर 14 की ओर जाता है, बढ़ता है। नेक्स्ट है हायर द हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का कंसेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, पीएच की वैल्यू उतनी ज्यादा हाई होगी। पीएच की वैल्यू हाई का मतलब होता है कि वो बेस है, वो क्या है, बेस है, जिसमें हाइड्रोक्सील का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा, ना कि हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन अगर कहीं ज्यादा है तो वो एसिड होता है, हमने एसिड और बेस में पढ़ा था कि एसिड वो होते हैं जो डिसोसिएट होकर हमें हाइड्रोनियम या फिर हाइड्रोजन आयन देते हैं, और बेस जो होते हैं वो डिसोसिएट होकर के पानी में हमें हाइड्रोक्सील आयन देते हैं, यानी कि OH नेगेटिव आयन देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका, तो थर्ड वन इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि जो आपका हायर पीएच है वो बेस होता है और बेस में हायर कंसेंट्रेशन हाइड्रोजन का नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सॉइल इज ट्रीटेड विद डैश व्हेन इट्स पीएच वैल्यू। तो हमने सॉइल एवरीडे लाइफ में हमने पढ़ा था एसिड बेस का क्या यूज होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का क्या यूज होता है, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले किससे ट्रीट किया जाता है, तो हमने दो चीज पढ़ी थी। एक पढ़ा था हमने जब सॉइल का जो पीएच होता है, यानी कि वो एसिडिक होता है सबसे पहले, तो है ना, पीएच आपका क्या हो रहा है, एसिडिक है, यानी पीएच इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, पीएच क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, पीएच क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले डिक्रीज वाला हम देख रहे हैं, एक ही ऑप्शन हमें डिक्रीज दिख रहा है, एक ही ऑप्शन डिक्रीज है, बाकी तो नन ऑफ द अबव है, बट ये भी आंसर हो सकता है नन ऑफ द अबव, हमें देखने की जरूरत है। तो हम क्या किससे ट्रीट करते हैं, तो एक तो होता है आपका लाइम वाटर, CaO कैल्शियम ऑक्साइड से ट्रीट करते हैं, दूसरा है स्लेज लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दो चीजों से ट्रीट कर सकते हैं हम, ताकि पीएच जो है वो हमारा क्या हो जाए, नॉर्मलाइज हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। तो यहाँ पे पहला तो स्लेज लाइम दिया हुआ है, तो इस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, बट नेक्स्ट ही टर्म में यहाँ गलत कर दिया, क्योंकि पीएच इंक्रीज नहीं होता, पीएच डिक्रीज होता है जब वो एसिडिक हो जाता है। तो नेक्स्ट है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि स्लेज लाइम की बात कर रहे हैं और पीएच डिक्रीज हो रहा है, तो ये एकदम करेक्ट बात लिखा हुआ है। थर्ड है कैल्शियम ऑक्साइड, ये एकदम करेक्ट है, बट आगे वाला ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपसे बोल रहा है डिक्रीजेस। ठीक है, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेस यूज टू प्रिपेयर सोप। जब सोप एंड डिटर्जेंट हम पढ़ रहे थे, तो ये आपका दोनों में कॉमन टॉपिक है, कौन सा बेस यूज होता है। तो हमने दो तरीके के बेसिस के बारे में देखा था वहां पे। एक तो था आपका जो आपका फैट स्टेरेट था, फैट जो था आपका, यानी कि स्टेरेट के बारे में हमने पढ़ा था, वो आपका या तो Na का हाइड्रोक्साइड यूज कर रहा था,
या तो के का हाइड्रोक्साइड यूज कर रहा था। दो तरह के सोप थे, एक RCOONA, एक RCOOK। तो जब हमें हार्ड सोप चाहिए था तो हम Na का यूज कर रहे थे, जब हमें सॉफ्ट सोप चाहिए था यानी कि जो बैथिंग सोप होते हैं वो हम पोटेशियम यूज कर रहे थे। तो ये दोनों चीजें हो गई। तो सोप के लिए हम कौन सा बेस यूज करते हैं, या तो Na का या तो पोटेशियम का। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे। तो ऑप्शन आपका है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, नहीं ये तो आपका NH4 हो गया, ठीक है, अमोनियम तो NH4OH हो गया। नेक्स्ट है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हार्ड सोप बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो नहीं इसका नहीं यूज करते। और लास्ट है आपका नन ऑफ द अबव, तो आंसर आपका सेकंड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच एसिड इज यूज्ड इन लेड स्टोरेज बैटरी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्या, कि कौन सा एसिड यूज होता है लेड स्टोरेज बैटरी में। ठीक है, कार की बैटरी लेड की जो स्टोरेज हमारा ये होता है इन्वर्टर होता है, उसमें कौन सी आपके यूज होते हैं एसिड। ठीक है, तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें तीन देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं। पहला है आपका HCl, फिर है आपका नाइट्रिक एसिड, फिर है कार्बनिक एसिड और लास्ट है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, तो बारी बारी देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट है HCl, तो HCl आपका बैटरी में नहीं यूज होता। ठीक है, नेक्स्ट है नाइट्रिक, यहाँ पे आपको याद करना है लेड स्टोरेज बैटरी में आपने पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है, H2SO4 का यूज करते हैं। एनोड और कैथोड का रिएक्शन आपने 11-12 में पढ़ा होगा अच्छे से, बट नॉर्मली ये जीके का क्वेश्चन है तो उसमें रिएक्शन तो नहीं पूछता आपसे कि एनोड पे क्या जाएगा कैथोड पे क्या जाएगा। बट यहाँ पे कौन सा एसिड यूज होता है, वो होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, जिसको हम ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं या फिर किंग्स ऑफ एसिड भी कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट एसिड है, स्ट्रॉन्ग में भी आता है ये। ठीक है, तो ये हो गया आपके एसिड बेसिस सॉल्ट के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम, तो फाइबर से है, इजी क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम। विच फाइबर इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क, यानी कि वो नेचुरल है, इसलिए मतलब नेचुरली भी ऑब्टेन किया जा रहा है और आर्टिफिशियली भी ऑब्टेन किया जा रहा है। तो वो कौन सा आपका है फाइबर। तो फर्स्ट है नाइलन। नाइलन आपका रोप बनाने में यूज होता है, रॉक क्लाइंबिंग वाले रोप बनाने में यूज होता है, पैराशूट्स के रोप बनाने में यूज होता है। इसके बाद है आपका रेयन, फिर है एक्रेलिक, फिर है पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर के क्लोथ होते हैं, ठीक है, ये तो एस्टर का आपका पॉलीमर होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा रेयन। जो रेयन होता है वो आपका नेचुरली ऑब्टेन किया जाता है एंड इसको केमिकली ट्रीट किया जाता है। ठीक है, नेचुरली ऑब्टेन करते हैं प्लांट वगैरह से और इसको ट्रीट करते हैं फिर केमिकली। तो ये आपका सिल्क की तरह भी दिखता है, इसलिए इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं, उसका सब्सटीट्यूट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएं कि विच फाइबर एज यूज्ड एज सब्सटीट्यूट ऑफ वुल इन मेकिंग सिंथेटिक ब्लैंकेट। तो वुल की तरह दिखने वाला या वुल की जगह यूज होने वाला कौन सा आपका एक फाइबर है। तो इसके बारे में भी हमने पढ़ा था कि जो आपका एक्रिलिक होता है, ठीक है, एक्रिलिक आपका वुल को सब्सटीट्यूट करता है, काफी उससे चीपर भी होता है। ठीक है, तो हम उसकी जगह एक्रिलिक से बने हुए वुल भी पहन सकते हैं। नायलन अगेन अभी हम पढ़ चुके हैं, रेयन को आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं, पॉलिएस्टर आपका बॉटल्स वगैरह बनाने में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस फाइबर इज यूज्ड टू मेक बॉटल्स एंड जार। अभी अभी डिस्कस कर लिया हमने कि जो आपका PET होता है, ठीक है, PET है आपका पॉलीइथाइलिन टेरिफ्थलेट। ठीक है, तो ये हो गया आपका PET। तो इसका यूज करते हैं हम बॉटल्स और जार बनाने में। ठीक है, पॉलीअमाइड तो आपका नाइलन वाले में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन करेक्ट होगा PET। ठीक है, पॉलीइथाइलिन टेरिफ्थलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीक्वेंस इन्वॉल्व इन ग्रोथ ऑफ सिल्क मोथ। तो सीक्वेंस क्या होता है, हमने बहुत ही प्रॉपर तरीके से सिल्क के बारे में पढ़ा था। तो क्या होता है, सबसे पहले हम बारी बारी से देख लें। तो आपका जो एडल्ट फीमेल आपकी मोथ होती है, सिल्क मोथ होती है, वो एग्स देती है। ठीक है, अब इस एग्स से क्या निकलता है, कैटरपिलर निकलता है। सिल्कवॉर्म होता है जिसको हम सिल्कवॉर्म कहते हैं, कैटरपिलर को ही सिल्कवॉर्म कहा जाता है। अभी वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं रहता है, जस्ट एग से निकला होता है। कैटरपिलर के बाद ये धीरे धीरे बढ़ता है और ग्रोन अप होता है, जिसको हम बोलते हैं प्यूपा। ठीक है, PUPA। नाउ ये प्यूपा क्या करता है कि कई एक प्रोटीन सीक्रेट करता है, थ्रेड लाइक, ठीक है, प्रोटीन फाइबर सीक्रेट करता है, जो इसके चारों ओर इंक्लोज कर लेती है इसको। ठीक है, घेर लेती है, जिसको हम क्या कहते हैं, कवरिंग को कुकून कहते हैं। ठीक है, कुकून फॉर्मेशन होता है। लेकिन प्यूपा कुकून के अंदर रहता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है। प्यूपा कुकून के अंदर रहता है और धीरे धीरे ग्रो करता है और कन्वर्ट हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है सिल्क मोथ। तो ये आपका प्रोसीजर है पूरा। तो सबसे पहला है आपका प्यूपा, यहाँ पहले ही प्यूपा बना दिया, नहीं, सबसे पहला है एग। ठीक है, दो में आपको एग दिख रहे हैं तो हम इन दोनों ऑप्शन के साथ जाएंगे, बाकी तो आपके वैसे ही गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो हम इन दोनों के साथ चलते हैं। सबसे फर्स्ट वाले में है एग, देन कैटरपिलर, ठीक है, देन प्यूपा,
उसके बाद कोकोन आ रहा है और फिर मोथ आ रहा है, तो ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट में देखते हैं क्या गलत है। एग के बाद डायरेक्टली कोकोन नहीं होता, पहले कैटरपिलर निकलेगा, कैटरपिलर प्यूपा में कन्वर्ट होगा और उसके बाद फिर कोकोन बनेगा, यानी कि वो कवरिंग बनेगी। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है आप प्रोसेस इन्वॉल्व इन ऑब्टेनिंग वुल। अब वुल के बारे में बात कर लें, क्या होता है वुल का। सबसे पहले क्या होता है आपका, वुल जो है शेयरिंग की जाती है, जो आपके एनिमल्स होते हैं उनके बाल को काटा जाता है, ठीक है, अलग किया जाता है, शेव किया जाता है, थोड़ी सी स्किन की अपर लेयर भी आ जाती है उसमें, ठीक है। पहले पालते हैं, रेयरिंग होती है, देन शेयरिंग करते हैं, उसके बाद फिर उस जो वुल निकला है, ठीक है, उनके जो हेयर्स निकले हैं, याक होते हैं आपके, गोट हो गई, पाशमीना शॉल वगैरह आपका पढ़ा था हमने अंकुरा गोट्स वगैरह के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले शेयरिंग हुई, हेयर निकाला गया, इसमें उनको कोई पेन नहीं होता है, ठीक है, हमारे हेयर की तरह ही है। फिर उसको साफ करते हैं, उसको हम स्काउरिंग कहते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, स्काउरिंग कहते हैं। साफ आपका मशीनों से भी किया जाता है या फिर आपके नॉर्मल नॉमिनल वे में हाथ से भी साफ कर सकते हैं घर पे, ठीक है। नेक्स्ट है टेक्सचर के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से उसको सेपरेट करते हैं, है ना, सॉर्टिंग की जाती है, सॉर्टिंग की जाती है क्वालिटी के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद फिर जो उसमें मोटे मोटे बर्स होते हैं, यानी कि प्लफी फाइबर कहीं कहीं पे गट्ठर की तरह इकट्ठा हो जाता है, उसको साफ करते हैं। तो किसकी सफाई करते हैं, बर्स की सफाई करते हैं। उसके बाद फिर ये पूरा आपका वुल तैयार हो जाता है, उसको डाई किया जाता है, यानी कि कलरिंग करते हैं जिस हिसाब से कलर चाहिए, और लास्ट में रोलिंग कर देते हैं ताकि मार्केट में इसको भेज पाए, ठीक है, कॉमर्शियल पर्पज से। तो बारी बारी देख लेते हैं। सबसे पहले शेयरिंग सब में है, ठीक है, तो सारे ऑप्शन आगे बढ़ना पड़ेगा। स्काउरिंग केवल एक में है, इसमें सॉर्टिंग आ गया, तो ये वाला पहले ही आपका गलत हो गया। यहाँ पे पहले ही बर्ड्स को क्लीन कर रहे हैं, तो ये भी आपका गलत हो गया। यानी ऑड वन आउट से भी आप काफी क्वेश्चंस निकाल सकते हो, बट एक बार देखना सही रहेगा, क्योंकि नन ऑफ द अबव है, तो यहाँ पे ये गलत भी होने के चांस होते हैं। और ऑनलाइन एग्जाम में आप ध्यान दीजिएगा, इसके ऑप्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो फर्स्ट है आपका शेयरिंग, ठीक है, फिर है स्काउरिंग, फिर है सॉर्टिंग, देन है क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, देन है डाइंग, उसके बाद फिर रोलिंग। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बढ़ेंगे हम मैटर्स एंड इट्स स्टेट से, ठीक है, ये हो गया आपका फाइबर से कुछ क्वेश्चन। तो सबसे पहले नेचुरल कोलाइड जो हमें मिलता है, वो उसका एग्जांपल बताना है। तो सबसे पहले आपका सोडियम क्लोराइड, ये तो केमिकल है। ब्लड, ये नेचुरल है, ठीक है, इसके साथ जा सकते हैं। देन केन शुगर, शुगर भी आपका ऑब्टेन किया जाता है। यूरिया भी आपका केमिकल है। तो यहाँ पे आपका जो कोलॉइड है, जो कि नेचुरली ऑब्टेन कोलॉइड है, वो हो गया ब्लड। तो इससे आपको ये भी पता चला कि ब्लड भी आपका क्या होता है, सोल्यूशन में कोलॉइड होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग है आपका क्वेश्चन नंबर 2। A person living in Shimla observe food without using pressure cooker taken more time as compared, ठीक है, ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले प्रेशर कुकर का यूज करते हैं ताकि खाना जल्दी बन जाए। अगर प्रेशर कुकर का यूज ना करें, हम भी ना करें, और जो ठंडी जगह पे रह रहे हैं, हायर एल्टीट्यूड पे रह रहे हैं, ठीक है, वो भी ना करें, तब की बात कर रहे हैं, तो उनको ज्यादा टाइम लगेगा खाना बनाने में। वाई? क्योंकि चीजें बॉयल देर में होंगी, है ना, चीजें बॉयल देर में होंगी, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है कि जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो गया है, चीजें पकेंगी बहुत देर में, क्योंकि ऊपर जाते जाते जितना हम एल्टीट्यूड पे जाते हैं, वहां पे क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। तो प्रेशर काफी ज्यादा डिक्रीज हो गया, इसलिए फूड की कुकिंग में काफी प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े हम, कि जो फूड कैंस आते हैं आपके, ठीक है, फूड कैंस हो गया या फिर जो भी आपके आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो, उसके जो कैन हो गए, वो आपका टिन का बना होता है, जिंक का क्यों नहीं बना होता है। तो सबसे पहले जो भी जिस चीज का भी बना है वो रिएक्ट नहीं करना चाहिए या फिर कम रिएक्ट करना चाहिए, तो यहीं पे इसका रीजन ऐसे ही छुपा हुआ है क्वेश्चन में। तो फर्स्ट है जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, बिल्कुल सही बात है। सेकंड है टिन इज मोर रिएक्टिव, नहीं, आपने रिएक्टिविटी सीरीज अगर पढ़ा होगा, है ना, पोटेशियम सोडियम वाला, पोटेशियम सोडियम मैग्नीशियम वाला, वो जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी क्वेश्चन पूछता है। फिर है जिंक इज एक्सपेंसिव, ये कुछ खास रीजन नहीं हुआ, तो यानी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, दैट्स व्हाई हम जिंक का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फॉस्फोरस केप्ट इन वाटर। तो सबसे पहले यहाँ पे आप ये कॉन्सेप्ट रखिए कि फॉस्फोरस जो होता है उसके वाटर में हम रखते हैं कुछ प्रोटेक्शन पर्पज की वजह से, और एक होता है आपका सोडियम एंड पोटेशियम, जिसको हम किस में रखते हैं, केरोसिन में रखते हैं, ठीक है, कुछ प्रोटेक्शन पर्पज होता है। तो देखते हैं बारी बारी से, फॉस्फोरस जो होता है उसको वाटर में क्यों रखा जाता है। फर्स्ट है आपका वाटर को प्योरीफाई करने के लिए, नहीं, फॉस्फोरस का वाटर प्योरिफिकेशन में कोई हाथ नहीं होता। नेक्स्ट है वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए, ठीक है, बिल्कुल नहीं। डीनेचर करने के लिए ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लास्ट है टू प्रिवेंट इट्स कॉन्टेक्ट विथ ऑक्सीजन, यानी वाटर जो है वो कट करता है कॉन्टेक्ट किसका किसका, फॉस्फोरस का ऑक्सीजन से, बिकॉज जब फॉस्फोरस ऑक्सीजन से मिलेगा
तो ऑक्साइड फॉर्म होगा और ये इन्फ्लेमेबल होता है, ठीक है, यानी कि आग लग जाएगी, वहां बर्निंग प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5, तो विच इज इनकरेक्ट। वाटर और वेपर के बारे में पूछा है। वाटर जब वेपर में कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो सबसे पहले तो एक याद रखिए कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यहाँ पे एक्स्ट्रा एक टर्म है जिसको आपको पता रखना है कि जब वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है तो जो एक्स्ट्रा हिडन हीट है जो कि फेज कन्वर्ट करने में यूज होती है वो आपका होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो फर्स्ट है आपका डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल चेंजेस। बिल्कुल, अगर वाटर है आपका तो उसके जो पार्टिकल होते हैं वो थोड़े से पास पास होते हैं। जब इसको हम हीट देंगे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तभी तो ये वेपर में कन्वर्ट होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसके जो पार्टिकल हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ठीक है, और ये दूर दूर हो जाएंगे, यानी मोशन ज्यादा हो जाएगा, इनका मूवमेंट ज्यादा हो जाएगा, तो इनके बीच के जो डिस्टेंस है वो आप देख रहे हैं वो बढ़ जाते हैं, यानी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बढ़ जाता है और अट्रैक्शन जो होता है पार्टिकल के बीच का वो कम हो जाता है। नाउ नेक्स्ट है अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल डिक्रीजेस। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे आपसे इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है, यहाँ पे ये दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट है प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन और लास्ट है प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो दोनों में से करेक्ट कौन सा है, इवेपोरेशन वाला करेक्ट है। तो ऊपर के तीनों जो है वो आपके करेक्ट हैं, जो आपका रॉन्ग है वो है आपका कंडेंसेशन, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा कंडेंसेशन। अब पढ़ लेते हैं कंडेंसेशन क्या होता है। कंडेंसेशन जस्ट इसका अपोजिट प्रोसेस है जब आपका वेपर कन्वर्ट होता है वाटर में, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी चीज हम जब बनाते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर हम यूटेंसिल ऐसे रख लेते हैं, जब हम उस ढक्कन को हटाते हैं और इसमें मान लीजिए हमने पानी को बॉईल किया है, तो इस ढक्कन के नीचे वाले पार्ट में हम देखते हैं कि कुछ पानी के ड्रॉपलेट्स चिपके रहते हैं, यानी जो वेपर बना था वो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही हमने कोल्ड ड्रिंक की बॉटल भी देखते हैं, वहां पे किनारे किनारे बाहर से आकर के आप देखते हो कि वाटर के ड्रॉपलेट्स चिपकते हैं, यानी कि जो एयर में वाटर वेपर मौजूद है वो ठंडा सरफेस देख करके तुरंत कन्वर्ट हो जाता है, यानी जैसे ही टेम्परेचर कम होती है कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, और टेम्परेचर बढ़ाने पे लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है वेपर में, ठीक है। तो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 6। व्हेन Cu एक्सपोज्ड, यानी कि कॉपर की बात हो रही है, टू एयर इट गेट कोटेड विद ग्रीन कलर सब्सटेंस, ठीक है। अब ये ग्रीन कलर का आप पढ़ लीजिए कि दो चीज होता है, एक होता है आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड के बारे में बात कर रहे हैं, CuOH का होल ट्वाइस की बात कर रहे हैं, और एक होता है कार्बोनेट यानी कि CuCO3 की बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी कॉपर का कार्बोनेट और कॉपर का हाइड्रोक्साइड होता है जो कि आपका ये ग्रीन कलर का जो कोटिंग होता है उसमें मौजूद होता है, ठीक है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, कॉपर सल्फेट यहाँ नहीं है, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट, बिल्कुल सही, यही आंसर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका कैल्शियम देकर के कंफ्यूज करेगा तो हमें नहीं कंफ्यूज होना, और फिर से कॉपर सल्फेट है तो ये भी गलत हो जाएगा। हमने इसी के कुछ एग्जांपल्स में रस्टिंग ऑफ आयरन भी पढ़ा है, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर भी पढ़ा है, तो ये सारी आपके ऑक्साइड फॉर्म में हो जाती हैं जिसकी वजह से इनकी क्वालिटीज क्या हो जाती हैं, डिग्रेड हो जाती हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम आयरन में गैल्वेनाइजेशन करते हैं, जिंक मिलाते हैं गैल्वेनाइजेशन के लिए, ये भी एक कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है, और या तो पेंट कर देते हैं, तो इस वजह से उसका जो ऑक्साइड फॉर्मेशन है वो कम हो जाता है और डिग्रेड होने से वो बचता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर इज 113 डिग्री सेल्सियस, ये यहाँ दिया है क्वेश्चन में, और बॉइलिंग पॉइंट दिया है 445 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यानी एमपी जो है यानी कि मेल्टिंग पॉइंट जो दिया है वो आपका है 113, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो दिया हुआ है 445। तो हमें पता होना चाहिए कि स्केल बनाते हैं। सबसे पहले कोई भी चीज मान लीजिए वो सॉलिड में होती है, फिर जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होती है, वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है, और फिर और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होती है, वो गैस में कन्वर्ट होती है, ठीक है। ये कैसे होता है, ये हम कैसे कर रहे हैं, टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। ना सबसे पहले इसने बोल दिया कि सॉलिड से लिक्विड में ये कन्वर्ट हो रहा है किस टेम्परेचर पे, जस्ट लिक्विड बन गया, यहाँ तक ये क्या था, हमें ये अलग एक स्केल बनाना होगा टेम्परेचर के हिसाब से, तो हम वो बनाते हैं, ठीक है। ये तो हो गया एक पर्टिकुलर की टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या होता है, तो हम उस चीज को बनाते हैं। सबसे पहले एक स्केल बनाए एमपी का, यानी कि 113 का, और एक स्केल बनाते हैं बीपी का, यानी बॉइलिंग पॉइंट का 445, मार्क कर दिया ये। तो जो एमपी है यानी मेल्टिंग, यानी सॉलिड कन्वर्ट होगा लिक्विड में, तो इसके इस साइड ये सॉलिड में था और इस पर्टिकुलर पॉइंट के इस साइड ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो गया, मेल्ट कर गया।
ओके, यही इसका मेल्टिंग पॉइंट है। नेक्स्ट यहाँ ये लिक्विड में है और 445 पे आकर के ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में, यानी इसके राइट साइड में ये पूरा का पूरा गैस होगा, क्योंकि ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, वेपराइजेशन हो रहा है। ठीक है, चलो, तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सल्फर इज सॉलिड एट 90 डिग्री सेल्सियस। अब 90 डिग्री आपका कहाँ पड़ेगा, यहाँ पे पड़ेगा। तो बिल्कुल सही है, 113 के पहले ये पूरा का पूरा सॉलिड में होगा, क्योंकि मेल्ट नहीं किया रहेगा, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। हमसे पूछा है इनकरेक्ट, यहाँ पे ये हमें ध्यान देने हो गया कि इनकरेक्ट पूछा है। नेक्स्ट देखते हैं, सल्फर इज लिक्विड एट 400 डिग्री सेल्सियस। तो 400 डिग्री सेल्सियस कहाँ है, इन दोनों के बीच में होगा, यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट में वो लिक्विड में है। बिल्कुल सही बात है, लिक्विड में है। नेक्स्ट आपसे बोल रहा है सल्फर इज लिक्विड एट 450 डिग्री सेल्सियस। सल्फर इज लिक्विड एट 450, 450 इधर होगा, यानी ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। यहाँ तो वो गैस है 450 जो कि 445 के बाहर है, यानी वो बॉयल कर चुका है उस वक्त, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। लास्ट भी देख लेते हैं कि सल्फर 20 डिग्री पे सॉलिड होगा, बिल्कुल 113 के नीचे वो सॉलिड ही होगा रूम टेम्परेचर पे। तो ये आपका ऑप्शन हो गया थर्ड वन। ठीक है, थर्ड वन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8। तो ये आपसे कह रहा है सोडियम एंड पोटेशियम कैप्टेन केरोसिन, ये हमने अभी अभी पढ़ा था। क्यों, दो चीज का ये कांटेक्ट खत्म करने के लिए ही होता है। यहाँ पे भी जो सोडियम एंड पोटेशियम होते हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत तेजी से विग्रसली रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका सबसे पहले बोथ आर रिएक्टिव। ठीक है, ये बात तो सही है। रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं, इनकी एफिनिटी ऑक्सीजन के और ज्यादा है। ठीक है, टॉक्सिक तो नहीं है, मेटल है। विग्रस रिएक्ट करते हैं, हाईली रिएक्टिव एंड रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर, तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो ऑक्सीजन के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सब्लिमेशन के बारे में पूछा। सब्लिमेशन क्या होता है, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, आपका ये मेल्ट हो रहा है। लिक्विड आपका गैस में जाता है, तो इसको हम कहते हैं इवेपोरेशन हो रहा है। गैस आपका, अगर सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए बगैर लिक्विड फेज में गए हुए, तो इसी को हम कहते हैं सब्लिमेशन। ओके, सब्लिमेशन यानी कि जैसे कपूर हो गया, रखे रखे वो गायब हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका होता है सब्लिमेशन। तो इसमें और भी एग्जांपल्स हैं, जिसमें आपका अमोनियम क्लोराइड एक एग्जांपल होता है। तो सोडियम क्लोराइड तो आपका सॉल्ट है, ठीक है, वो आपके घर में रखा रहता है, वो आपका इवेपोरेट तो होता नहीं, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका अमोनियम क्लोराइड, ये आपका सब्लिमेबल होता है, डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में होता है व्हाइट कलर का, और ये इवेपोरेट कर जाता है। कैल्शियम क्लोराइड, ये भी आपका सॉल्ट है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम क्लोराइड, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड इज द आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 10, विच वन इज करेक्ट पूछ रहा है। तो स्मोक डिस्पर्जन, हमें कोलॉइड्स के बारे में पूछा है यहाँ पे। ठीक है, कोलॉइड्स के बारे में पूछा है, तो देख लेते हैं स्मोक क्या है, कौन सा आपका करेक्ट है वो बताना है। डिस्पर्जन ऑफ गैस इन लिक्विड, तो स्मोक जो होता है वो सॉलिड मटेरियल होते हैं और एयर में होते हैं, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट है आपका मिल्क जो होता है वो फैट होता है वाटर में, ठीक है, करेक्ट लग रहा है। क्लाउड जो होता है वो आपका सॉलिड पार्टिकल होता है वाटर में, तो ऐसा नहीं है। लिक्विड गैस में जाता है, ठीक है, सॉलिड नहीं जाता आपका वाटर में, तो ये आपका लिक्विड मटेरियल होता है जो कि गैस में रहता है और वो बादल बनाता है जिसकी वजह से बारिश होती है। लास्ट है आपका फोम, ठीक है, तो फोम वाली चीज हो गई कि आपका डिस्पर्स्ड फेज इसमें गैस होगा। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मिल्क, जो कि आपका होता है फैट इन वाटर। लास्ट में जो फोम है वो लिक्विड लिक्विड लिखा है, ये आपका इमल्शन होता है। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल नहीं है। तो ये हो गया आपका वीडियो, सारा क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो गया। ओके, तो यहाँ पे आपका ये वीडियो खत्म होता है। हमने इतने क्वेश्चन देखे, कुछ टॉपिक से हमने 10 क्वेश्चन देखे, कुछ से 5, तो जहाँ पे जैसा इंपॉर्टेंस था उस हिसाब से हमने क्वेश्चन को कवर किया। एंड काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसे मिला करके एक पास लाए गए हैं। बाकी बायो के भी कुछ क्वेश्चन हैं जो कि मैं अभी कुछ दिन में आपके सामने लेकर के आऊंगी। तो वीडियो को देखिए, आप प्लेलिस्ट विजिट कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड बताइए कि हम अपने में और कैसे सुधार कर सकते हैं। ओके, तो बने रहिए साथ में पैसिफिक लर्निंग के साथ। आई एम दीक्षा तिवारी। थैंक यू वेरी मच।